हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिफेंस सेक्टर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो कोई स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम डिफेंस सेक्टर को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से डिफेंस स्टॉक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा करेक्शंस चल रहे हैं। ऐसे में इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और लोगों का मानना यहाँ पर यह है कि डिफेंस स्टॉक्स, डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ अब रुक चुकी है, अब आगे नहीं बढ़ सकती है। डिफेंस सेक्टर के ऊपर से गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो अब हट चुका है। तो इस प्रकार के ख़यालात लोगों के मन में आ रहे हैं। क्या सच में इस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं? क्या सच में अब डिफेंस सेक्टर की जो ग्रोथ है वो रुक चुकी है, अब आगे नहीं बढ़ सकती है? गवर्नमेंट के जो सपोर्ट्स हैं डिफेंस सेक्टर के ऊपर से क्या सच में हट चुका है? सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ये जो ख़्याल आए लोगों के मन में नेगेटिवली तौर पे डिफेंस सेक्टर को लेकर, डिफेंस स्टॉक्स को लेकर, वो कब से आए? यूनियन बजट से। यूनियन बजट में जब हमें देखने को मिली डिफेंस सेक्टर को लेकर कुछ भी स्पेशल चीज़ें नहीं आई हैं। जो इंटरिम बजट में एलोकेशन दिया गया था 6.2 लाख करोड़, वही एलोकेशन को कंटिन्यू किया गया यूनियन बजट में। एंड साथ ही साथ पीएलआई स्कीम वगैरह की बात करें तो ये भी हमें देखने को नहीं मिली डिफेंस सेक्टर के कंपनियों को लेकर। तो इन चीज़ों को देखने सुनने के बाद इन्वेस्टर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिकवाली करने लगे डिफेंस स्टॉक्स के अंदर। इस वजह से डिफेंस कंपनियों की शेयरों में काफ़ी ज़्यादा गिरावटें आई और इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गए और लोग तरह तरह के यहाँ पर मन में ख्याल बनाने लगे। ठीक है, तो क्या सच में इस प्रकार से चीज़ें हो गई हैं? अब हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफेंस बजट को डिस्कस करेंगे, जो कि इस बार की है। केंद्रीय बजट 2024 से 25 में रक्षा मंत्रालय को 6.22 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो सब मंत्रालयों में सबसे ज़्यादा है। ये राशि वित्त वर्ष 2023 से 24 की तुलना में 4.79% ज़्यादा है। तो देखो, इस बार जो बजट आई है इसमें डिफेंस सेक्टर को सबसे ज़्यादा एलोकेशन दिया गया है, जो कि है 6.22 लाख करोड़ रुपये की। यहाँ पर अगर हम औरों सेक्टर्स की बात करें तो सभी सेक्टर्स के मुकाबले में सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन मिली है वो मिली है डिफेंस सेक्टर को। ठीक है, एंड पूरे बजट की ये जो अमाउंट है ये 12.9% है। और यहाँ पर देखो, पिछला बार जो एलोकेशन मिला था डिफेंस सेक्टर को उसका ये 4.79% ज़्यादा है। ठीक है, तो 4.79% से इंक्रीज हुई है डिफेंस एलोकेशन इस बार। और यहाँ पर देखो, जो 6.22 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं वो अलग अलग प्रकार से यूज किए जाएंगे। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, फिर सेनाओं को सैलरीज देना हो गया, पेंशन्स देना हो गया, फिर बॉर्डर में रोड्स वगैरह बनाने होते हैं उसके लिए खर्चे हो गए, फिर इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया उसके लिए खर्चे हो गए। सभी तरह से यहाँ पर जो भी खर्चे होंगे डिफेंस सेक्टर के अंदर वो सब इसी अमाउंट के अंदर होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर वही चीज़ें बताई जा रही हैं। पूंजी अधिग्रहण के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये आवंटित, जीविका और परिचालन तत्परता के लिए 92,088 करोड़ रुपये। तो देखो यहाँ पर 1.72 लाख करोड़ रुपये जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज किए जाएंगे, जिसमें डिफेंस सेक्टर के लिए अलग अलग प्रकार के हथियार और फिर फाइटर जेट्स, वॉरशिप वगैरह खरीदे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्षा पेंशन बढ़ाकर 1.41 लाख करोड़ रुपये किया गया। ईसीएचएस के लिए 6968 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए। सीमा पर सड़कों के विकास के लिए 6500 करोड़ रुपये आवंटित। देखो, सड़क वगैरह बनाने के लिए 6500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तटीय सुरक्षा के लिए यानी कि कोस्ट गार्ड के लिए 7651 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2023 से 24 में आईडेक्स के लिए बजटीय आवंटन 115 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 518 करोड़ रुपये किया गया। तो देखो, एक गवर्नमेंट की स्कीम चलती है आईडेक्स नाम की, जिसका काम ये होता है कि जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स, एसएमईज होते हैं जो कि डिफेंस सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं, इनोवेशंस एंड नए नए टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, तो उनको सपोर्ट करना। ठीक है, तो आईडेक्स के माध्यम से यहाँ पर 518 करोड़ रुपये की सपोर्ट दी जाएगी इन कंपनीज को। जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए 518 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अब देखो आगे, ये बजट समृद्ध और आत्मनिर्भर विकसित भारत की ओर बढ़ने में मदद करेगा, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह।
तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। अब देखो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एज अ इन्वेस्टर यहाँ पर डिफेंस सेक्टर के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर के माध्यम से ही जो डिफेंस कंपनियां हैं उनको ऑर्डर्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। देखो यहाँ पर जो आवंटन किए गए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए वो है 1.72 लाख करोड़ रुपये। एंड यहाँ पर देखो बताई जा रही है जो वित्त वर्ष 2022 से 23 के वास्तविक व्यय 20.33% ज़्यादा और वित्त वर्ष 2023 से 24 के संशोधित आवंटन से 9.4% ज़्यादा है। चलो अच्छी बात है। आवंटन का उद्देश्य मौजूदा और बाद के वित्त वर्षों में बड़े अधिग्रहणों के जरिए बड़े क्षमता अंतराल को भरना है। ये बढ़ा हुआ बजटीय आवंटन सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, घातक हथियार, लड़ाकू विमान, जहाज, पनडुब्बियां, प्लेटफॉर्म, मानव रहित हवाई वाहन, ड्रोन, विशेषज्ञ वाहन आदि से लैस करने के उद्देश्य से होने वाले पूंजी अधिग्रहणों पर वार्षिक नकद व्यय की जरूरत को पूरा करेगा। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पर हमने अभी बोले थे कि जो डिफेंस सेक्टर के अंदर अलग अलग प्रकार के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो लड़ाकू विमान वगैरह होते हैं, पनडुब्बियां या फिर वॉरशिप वगैरह जो भी होते हैं, वो सब बनाने के लिए ये अमाउंट यूज किए जाएंगे 1.72 लाख करोड़। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ को समझो, ये भी समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। घरेलू क्षमता को सुदृढ़ता, देखो रक्षा मंत्रालय ने आधुनिकीकरण बजट का 75% यानी कि 1,05,518 करोड़ रुपये इस वित्त वर्ष के दौरान घरेलू उद्योगों के जरिए खरीद के लिए तय किया है। जो अभी हमने डिस्कस किया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं, तो उसका 75% यानी कि 1,05,000 करोड़ ये यूज किए जाएंगे सिर्फ इंडिजिनाइजेशन के लिए। जो हमारे डोमेस्टिक डिफेंस कंपनीज हैं उनसे सामान खरीदे जाएंगे, इक्विपमेंट्स या फिर फाइटर जेट या फिर वॉरशिप वगैरह खरीदे जाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर 75% रखे गए हैं 1,05,000 करोड़। ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है। इससे आत्मनिर्भरता बनेगी हमारे देश में, इंपोर्ट कम से कम हो पाएगा। एंड यहाँ पर देखो बताई जा रही है इसके और भी बेनिफिट्स हैं। इसका सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार सृजन और पूंजी निर्माण पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसके ये भी बेनिफिट्स हैं कि हमारा जीडीपी बढ़ेगा, फिर रोजगार वगैरह मिल पाएंगे लोगों को, और यहाँ पर जो हमारा इकोनॉमी है वो बढ़ पाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। फिर यहाँ पर देखो इनोवेशन से रिलेटेड चीज़ें बताई जा रही है। अनुसंधान और नवाचार के जरिए आत्मनिर्भरता, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के लिए बजटीय आवंटन को वित्त वर्ष 2023 से 24 में 23,263 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2024 से 25 में 23,855 करोड़ रुपये कर दिया गया है। ठीक है, तो देखो पहले की बात करें, पिछले साल जो डीआरडीओ को मिली थी एलोकेशन आवंटन वो थी 23,263 करोड़ की, जो कि इस बार बढ़ाकर यहाँ पर 23,855 करोड़ रुपये कर दिए गए हैं। इस आवंटन में से 13,208 करोड़ रुपये का एक बड़ा हिस्सा पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित किया गया है। तो ये जो 23,855 करोड़ है, इसमें से 13,208 करोड़ का एक बड़ा अमाउंट कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आवंटित किए गए हैं डीआरडीओ के अंदर। यह डीआरडीओ को मौलिक अनुसंधान पर विशेष ध्यान देने और विकास एवं उत्पादन भागीदार के जरिए निजी पक्षों की सहायता के साथ नई तकनीक विकसित करने में वित्तीय रूप से मजबूत करेगा। प्रौद्योगिकी विकास निधि टीडीएफ योजना के लिए आवंटन 60 करोड़ रुपये है, जो विशेष रूप से नए स्टार्टअप, एमएसएमई और शिक्षाविदों के लिए डिज़ाइन किया गया है और डीआरडीओ के सहयोग से नवाचार और उच्च तकनीक विकसित करने में रुचि रखने वाले युवा प्रतिभाओं को लुभाता है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। डीआरडीओ को भी ठीक ठाक एलोकेशन मिली है ताकि अलग अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करे, अलग अलग रिसर्च कर पाए दूसरे जो निजी कंपनियां हैं डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाली उनके साथ मिलकर। तो अभी हमने डिफेंस बजट 2024 को डिस्कस किया। अब चलो थोड़ा सा पास्ट की डेटा के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि पास्ट में किस प्रकार से एलोकेशन मिले हैं डिफेंस सेक्टर को। तो देखो यहाँ पर हम FY 17 to 18 को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे। देखो, द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एलोकेटेड
3,59,000 करोड़ ऑफ द 2017 यूनियन बजट ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, मार्किंग अ राइज ऑफ अराउंड 7% फ्रॉम द प्रीवियस फिजिकल ईयर। तो देखो यहाँ पर बताइए जा रही है कि जो पिछला फिजिकल ईयर था इसका, वो था FY16 to 17। तो इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी बजट में डिफेंस सेक्टर को एलोकेशन मिली थी, उसका 7% ज़्यादा मिला एलोकेशन FY17 to 18 में। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है। और वो जो अमाउंट थी उस समय थी 3,59,000 करोड़ रुपये। अभी तो देखें तो लगभग डबल हो चुकी है ये। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करते हैं। 2018 से 2019 के फाइनेंशियल ईयर में जो डिफेंस सेक्टर को एलोकेशन मिली थी वो थी 4,04,365 करोड़। अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें तो 5.66% ज़्यादा है ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पर बढ़ते हैं जो कि 2019 से 20। ये इलेक्शन का टाइम था और यहाँ पर देखो एंट्रीम बजट में 4,31,011 करोड़ का आवंटन देखने को मिला डिफेंस सेक्टर के लिए। डिफेंस सेक्टर के लिए एलोकेशन देखने को मिला ये। एंड फिर जब यूनियन बजट आई तो यूनियन बजट में यहाँ पर देखो बताई जा रही है, एनडीए गवर्नमेंट केप्ट द मिलिट्री बजट अनचेंज्ड। मिलिट्री बजट को अनचेंज्ड रखा गया। फिर देखो आगे क्या चीज़ें कही जा रही है, हाउएवर द actual expenditure exceeded the estimated amount and final defense spending for FY19 to 20 stood at 4,48,820 करोड़। तो ये यहाँ पर फाइनल हमें देखने को मिला बजट, यूनियन बजट में ये 4,48,820 करोड़। ठीक है, जो कि पिछले बार से अगर हम कंपेयर करें तो 10% ज़्यादा है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, FY20 to 21 को डिस्कस करते हैं। तो इस वक्त यहाँ पर जो डिफेंस सेक्टर को एलोकेशन मिली थी वो थी 4,71,378 करोड़। पिछले साल से कंपेयर करें तो ये नियरली 9% यहाँ पर बताई जा रही है। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं FY21 to 22। तो यहाँ पर देखो 4,78,196 करोड़ का आवंटन एलोकेशन देखने को मिला। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो थोड़ा कम ही देखने को मिला है, पहले के मुकाबले में सिर्फ 1% इंक्रीज हुई है डिफेंस एलोकेशन 21 to 22 के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22 to 23 के फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ। डिफेंस बजट जो है वो बढ़कर 5,25,166 करोड़ पर पहुंच गया। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो नियरली 10% ज़्यादा हो गया। एक चीज़ और यहाँ पर माइलस्टोन देखने को मिली, देखो मेकिंग इट द 4th हाईएस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर द US, चाइना एंड रसिया। तो डिफेंस के अंदर स्पेंडिंग करने वाली ये चौथी देश बन गई हमारा देश। तो डिफेंस के अंदर सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग करने वाला हमारा देश चौथा देश बन गया US, चाइना एंड रसिया के बाद। ठीक है, ये कब हुआ था, FY22 to 23 के बीच। ठीक है, चलो अच्छी बात है। उसके बाद हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को डिस्कस करते हैं जो कि है FY23 to 24, जो कि पिछला फाइनेंशियल ईयर है। तो यहाँ पर डिफेंस सेक्टर के अंदर एलोकेशन देखने को मिला 5,93,538 करोड़ की। अगर हम इस बार की बात करें तो इस बार बढ़कर हो चुकी है 6,22,000 करोड़ के अप्रॉक्स। अब यहाँ पर पिछले साल से कंपेयर करें तो 4.79%, जैसा कि अभी हमने देखा था अप्रॉक्स, इतना यहाँ पर इंक्रीज हुआ है इस बार। तो अभी आपको क्या सीखने समझने को मिला डिफेंस सेक्टर के अंदर इस चीज़ को देखकर, कि जो हमारी डिफेंस एलोकेशन है उसके अंदर स्पेंडिंग लगातार बढ़ते जा रही है। हर साल कुछ ना कुछ परसेंटेज में बढ़ ही रही है, कभी कम तो कभी ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल देखें तो डिफेंस को जो एलोकेशन मिल रहा है बजट में वो ज़्यादा ही मिलते जा रहा है, धीरे धीरे एलोकेशन बढ़ते ही चला जा रहा है। ठीक है, इस चीज़ से आप समझा करो। अब अगर आप लोग सोच रहे थे कि यार गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है वो डिफेंस सेक्टर के ऊपर से हट जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी सभी देश अपने अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने में लगी हुई है। उनमें से भारत भी एक है और भारत भी काफ़ी सारे तरह तरह के हथियार खरीद रहे हैं, साथ ही साथ अपने घर में बना भी रहे हैं।
ठीक है। इंडिजिनाइजेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंडिया ध्यान दे रही है। साथ ही साथ एक्सपोर्ट को भी यहाँ पर हम इंक्लूड करना चाहेंगे कि देखो एक्सपोर्ट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इंडिया ध्यान दे रहा है। जैसा कि हम कई बार वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं कि 50,000 करोड़ तक का टारगेट रखा गया है डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने का आने वाले कुछ सालों में, ठीक है। तो डिफेंस सेक्टर को इंडिजिनाइज करने की कोशिशें की जा रही है, आत्मनिर्भरता भारत के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है एंड एक्सपोर्ट जो है डिफेंस सेक्टर के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिशें की जा रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर की जो ग्रोथ है वो अभी रुकी नहीं है, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम और भी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फाइनल कंक्लूजन को आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेगमेंट वाइज डिस्कस करते हैं। डिफेंस सेक्टर के अंदर अलग अलग सेगमेंट्स हैं लाइक आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो देखते हैं कि इन तीनों सेगमेंट्स में किस प्रकार की स्पेंडिंग रही है पास्ट में। तो देखो ये जो डेटा है ये 10 साल का डेटा है, 2014 से लेकर 2024 तक का डेटा है। एंड यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग रही है इन तीनों सेगमेंट्स में वो रही है यहाँ पर एयरफोर्स के अंदर। जो ग्रे वाली आप लाइन देख रहे हो ये एयरफोर्स की है, ऑरेंज वाली लाइन है नेवी की और ब्लू वाली आर्मी की। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमेशा यहाँ पर एयरफोर्स के अंदर ही ज़्यादा स्पेंडिंग की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। एंड उसके बाद यहाँ पर नेवी और आर्मी की बात करें तो वो फ्लक्चुएट होते रहे हैं। यहाँ पर अगर हम 2020 से पहले की बात करें तो कभी एयरफोर्स के बाद नेवी को एलोकेशन ज़्यादा मिल जाता था तो कभी आर्मी को, इस प्रकार से। लेकिन 2020 के बाद की बात करें तो एयरफोर्स के बाद जो एलोकेशन मिली है वो मिली है नेवी को एंड उसके बाद सबसे कम आर्मी को। तो सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग एयरफोर्स के अंदर की जा रही है एंड उसके बाद नेवी, फिर यहाँ पर है आर्मी। अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर FY 23 to 24 को डिस्कस करें यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर को डिस्कस करें तो सबसे ज़्यादा यानी कि एयरफोर्स की जो स्पेंडिंग थी वो थी 35%। उसके बाद नेवी के अंदर जो स्पेंडिंग थी वो थी 32.5% के अप्रोक्स। उसके बाद सबसे कम लगभग 23% की स्पेंडिंग थी आर्मी के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में जो एयरफोर्स एंड नेवी से बिलोंग करने वाली कंपनियां हैं, स्टॉक्स हैं, उनके अंदर बढ़िया तेजी बनी हुई है लाइक HAL, फिर यहाँ पर मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच बिल्डर्स। ये जो कुछ कंपनीज हैं ये नेवी एंड एयरफोर्स से बिलोंग करती हैं। तो इनके अंदर हम बढ़िया तेजी देख पाएँ, ठीक है, पिछले कुछ सालों में। एंड उसके बाद यहाँ पर हम मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो देखो ये है मॉडर्नाइजेशन बजट। सीधे यहाँ पर हम पहुँचते हैं इन बी 2023 से 24। द नेवीज मॉडर्नाइजेशन बजट स्टूड एट 49,353 करोड़। नेवी की मॉडर्नाइजेशन के लिए जो बजट थी वो थी 49,353 करोड़ पिछले फाइनेंशियल ईयर में। फिर यहाँ पर वाइल दैट ऑफ द एयरफोर्स स्टूड एट 52,892 करोड़। तो एयरफोर्स के लिए 52,000 करोड़ रुपये मॉडर्नाइजेशन के लिए यूज किए गए थे, ठीक है। फिर यहाँ पर परसेंटेज वाइज बताई जा रही है अबाउट 30.35 एंड 32.52% ऑफ द कैपिटल आउटले बजट रिस्पेक्टिवली। तो ये जो मतलब स्पेंडिंग है वो 30 और 32% है। पूरा जो कैपिटल आउटले है बजट का उसका मतलब डिफेंस बजट की बात कह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो वही चीज़ें है मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड, देख सकती हो मॉडर्नाइजेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। यहाँ पर एयरफोर्स एंड नेवी में देख सकते हो यहाँ पर 32.5% एयरफोर्स के अंदर और 30.35% नेवी के अंदर। फिर यहाँ पर सबसे कम है 18.48% आर्मी के अंदर। एंड यहाँ पर अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो देखो जैसे यहाँ पर अगर हम 2020 से देखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर भी तो देखो काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। आर्मी के अंदर जो मॉडर्नाइजेशन के ऊपर स्पेंडिंग हुई है वो काफ़ी कम है परसेंटेज वाइज 16.73%। अगर हम
इसको कंपेयर करें नेवी से तो लगभग डबल है। नेवी का है 30.28%। फिर यहाँ पर एयरफोर्स का सबसे ज़्यादा है 41.74%। उसी प्रकार से 2021 से 22 के अंदर देखें तो 14.66। फिर यहाँ पर नेवी के अंदर 31.58 जो कि डबल से भी ज़्यादा है। फिर एयरफोर्स के अंदर 35.49। तो इस प्रकार से मॉडर्नाइजेशन के लिए यहाँ पर स्पेंडिंग की जा रही है काफ़ी ज़्यादा एयरफोर्स एंड नेवी में। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आर्मी वालों के लिए नहीं स्पेंडिंग हो रही है। ये जो परसेंटेज है यहाँ पर देखने में कम लग रहा है, लेकिन अमाउंट वाइज ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक और न्यूज़ चल रही है 70,000 करोड़ की। इसके बारे में हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था, एक वीडियो में डिटेल्स में बताया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहो तो आई बटन पर या फिर एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। देखो डिफेंस मिनिस्ट्री प्लान कर रही है एक 70,000 करोड़ की मेगा ऑर्डर को अप्रूव करने के लिए, जो कि वॉरशिप की ऑर्डर है। 7 वॉरशिप बनाए जाएंगे और वो वॉरशिप बनाने के लिए रेस में है 2 कंपनीज, जो कि है मझगांव डॉक एंड जीआरएससी। ऐसी न्यूज आ रही है कि 4 मझगांव डॉक बनाने वाली है और 3 जीआरएससी बनाने वाली है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी ऑफिशियली ये खबर नहीं आई है ऑर्डर से रिलेटेड, तो देखते हैं अगर ऑर्डर्स मिलते हैं तो कंपनीज को काफ़ी बढ़िया बेनिफिट्स हो सकते हैं, साथ ही साथ इनके शेयर प्राइस में भी तेज़ी आ सकती है। तो अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया एंड फाइनल कंक्लूजन यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है डिफेंस सेक्टर के अंदर। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि काफ़ी अच्छे तरह से डिफेंस एलोकेशन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है किसी साल भी आपने नहीं देखा माइनस में, ठीक है, डिफेंस एलोकेशन। तो उस हिसाब से हम आगे की भी एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं, क्योंकि पहले भी वही सरकार थी और अब भी वही सरकार है। तो इस वजह से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन हम करके चल सकते हैं कि शायद आगे भी गवर्नमेंट की सपोर्ट देखने को मिले, क्योंकि वर्तमान में जो हमारे गवर्नमेंट हैं और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनकी कोशिशें यही रही हैं कि हम अपने डिफेंस सेक्टर को एकदम मजबूत बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं और इंडिजिनाइजेशन के ऊपर फोकस करें। एक्सपोर्ट करने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दी जा रही है। इंपोर्ट को पूरी तरीके से कम करने की कोशिशें की जा रही है, काफ़ी कम हो भी चुका है और अलग अलग प्रकार के इनोवेशंस चल रहे हैं। तो इस वजह से हमारे जो डोमेस्टिक डिफेंस कंपनीज हैं, इनको बढ़िया ऑर्डर्स मिलने स्टार्ट हो गए हैं। तो आगे भी इस प्रकार से चीज़ें हो सकती है। जैसा कि हमने देखा कि लगभग 1 लाख करोड़ यहाँ पर डोमेस्टिक कंपनी से इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए आवंटित किए गए हैं। जो टोटल 1.7 लाख करोड़ है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, उसका 75% यहाँ पर रखा गया है सिर्फ इंडिजिनाइजेशन के तौर पे करने के लिए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और इस हिसाब से हम समझें तो आने वाले 1 सालों के लिए ये जो अमाउंट है 1 लाख करोड़, वो यूज किए जाएंगे इन डिफेंस कंपनी से सामानों को खरीदने के लिए। तो हमारे जो डिफेंस कंपनीज हैं उनके पास नए नए ऑर्डर्स मिलने की संभावनाएं हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया 70,000 करोड़ का। फिर यहाँ पर ऐसी न्यूज़ भी आ रही है कि एचएएल को भी लड़ाकू विमान वगैरह के लिए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो देखो जो 1 साल के लिए यहाँ पर अमाउंट रखी गई है वो सब यूज किए जाएंगे इन्हीं कंपनियों के लिए। ठीक है, इस चीज़ को समझो। एंड यहाँ पर अगर हम पिछले डेटा के अनुसार देखें तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला था कि एयरफोर्स एंड नेवी, इन दोनों सेगमेंट में गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग थी वो काफ़ी बढ़िया थी। तो आगे भी इस प्रकार से अगर देखने को मिलते हैं तो जो डोमेस्टिक एयरफोर्स से रिलेटेड या फिर नेवी से रिलेटेड कंपनीज हैं उनको बढ़िया ऑर्डर्स मिल सकते हैं। जो 1 लाख करोड़ का अमाउंट है, यही अमाउंट में से इन कंपनीज को ऑर्डर्स वगैरह मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो यार मतलब जो डिफेंस सेक्टर है इसकी ग्रोथ रुकी नहीं है, ऐसा नहीं है। अब जो नेक्स्ट बजट आएगी नेक्स्ट ईयर, तो उसमें हो सके तो बढ़िया एलोकेशन पीएलआई स्कीम वगैरह का भी बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है कि गवर्नमेंट जो है वो हर सेक्टर को फोकस करे। ठीक है, हर किसी सेक्टर को एक साथ गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उतने पैसे भी तो होने चाहिए भाई। ठीक है, तो इस वजह से कभी एक सेक्टर को बेनिफिट मिलती है काफ़ी ज़्यादा, तो कभी एक सेक्टर को नॉर्मल रखा जाता है, तो कभी एक सेक्टर को मतलब थोड़ा सा वेटेज कम दिया जाता है, लोकेशन कम दिया जाता है। इस प्रकार से चीज़ें चलती हैं। हो सके मे बी अगली बार यहाँ पर डिफेंस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, पीएलआई स्कीम का भी बेनिफिट्स दिए जाएँ और जो एलोकेशन है वो और भी बढ़िया परसेंटेज में बढ़ाया जाए, ये हो सकता है। ठीक है,
तो इन सभी डेटा को डिस्कस करने के बाद हम यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन पर पहुँचते हैं कि देखो, डिफेंस सेक्टर के ऊपर से गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है वो हटी नहीं है, डिफेंस सेक्टर की जो ग्रोथ है वो रुकी नहीं है, आगे भी ग्रोथ आने की चांसेज हैं, क्योंकि जो डिफेंस कंपनीज हैं उनके ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अभी आगे भी ऑर्डर्स मिलने के चांसेज हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से। तो ये अभी करेक्शन आई है शॉर्ट टर्म के लिए, काफ़ी ज़्यादा वो स्टॉक्स चढ़ चुके थे, इस वजह से गिरावटें आई स्टॉक के अंदर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो फिर आप होल्ड करके रह सकते हो, लेकिन अगर आपका विश्वास एकदम खत्म हो ही चुका है तो फिर आप एग्जिट कर सकते हो। मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशंस या फिर कॉल टिप नहीं दे रहा हूँ कि आपको बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है, ठीक है। अगर आपका एनालिसिस कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, डिफेंस सेक्टर की जो ग्रोथ है वो अब खत्म हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं एग्जिट करूंगा, तो आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई भी डिसीजंस ले सकते हो। सो ये रही हमारी आज की वीडियो डिफेंस सेक्टर के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।